नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। नवरात्रि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा नाता है। इसमें व्रत रखने के साथ बड़े कामों को भी शुरुआत करना उन्हें पसंद है। इस बार नवरात्रि के दौरान 29-32 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर वो अहमदाबाद की जनता को मेट्रो रेल की सेवा की भेंट देंगे। बता दें कि अहमदाबाद मेट्रो के फेज पहले में 32 स्टेशन आते हैं। पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर 21 किलोमीटर का है। थलतेज गांव से वस्त्राल एप्रिल पार्क के बीच में 17 स्टेशन आते हैं। मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद के बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी के ऊपर से गुजरेगी। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी नींव रखी थी। नवरात्र में मिलने वाली सौगात से अहमदाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्वी और पश्चिमी अहमदाबाद में मेट्रो के शुरू होने से लोगों का सफर काफी आसान होगा। उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला कॉरिडोर 18.87 किलोमीटर का है। वासना एपीएमसी से लेकर मोटेरा गांव तक की इस मेट्रो सेवा में 15 स्टेशन आएंगे। बिहार में महागठबंधन सरकार बने अभी कुछ माह बीते हैं और रात शुरू हो गई है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को सलाह दी है कि वे आश्रम खोले और सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप दे। पटना में राजद कार्यालय में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में तिवारी ने यह बात कहकर गठबंधन में बखेड़ा खड़ा कर दिया। तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार को 2025 में कुर्सी छोड़ देना चाहिए। राजद नेता ने सीएम नीतीश कुमार को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि वह आश्रम खोलेंगे और आश्रम में राजनीतिक प्रशिक्षण देंगे, इसलिए वह नीतीश कुमार को कहेंगे कि आश्रम वाली बात याद रखिएगा। उधर तिवारी का बयान वायरल होते ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने राजद नेता तिवारी को सटीक जवाब दिया। जदयू ने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, बाबा नीतीश कुमार अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ है। जो चाहते हैं कि नीतीश सत्ता के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर रहते हुए बिहार और देशवासियों की सेवा करते रहे। राजद नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर ताजा बयानबाजी की शुरुआत दरअसल सीएम नीतीश कुमार के बयान से हुई थी। आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि दिल्ली में पार्टी खुला अधिवेशन होगा और दिल्ली की सरकार को चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली चलने की अपील की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद के राज्य परिषद की बैठक में शामिल जिलों के पदाधिकारियों, विधायकों व सांसदों को पूर्व विधायक व पूर्व सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में सभी 40 सीटों पर भाजपा को पटकानी देगी। तेजस्वी ने कहा कि अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू करते हैं। अपने संगठन को मजबूत करें। जो लड़ेगा वो जीतेगा और जो डरेगा वो हारेगा। हमने डरना छोड़ दिया है। हमने लड़कर सरकार बनाई और भाजपा को सरकार से बाहर रास्ता दिखाया। भाजपा बड़का झूठा पार्टी है, अकेले पड़ गई है। उन्होंने राजद को A-Z की पार्टी बनने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राजद देश की पहली पार्टी है जिसने संगठन हर वर्ग का प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण देने का फैसला किया। तेजस्वी ने पार्टी नेताओं को जिम्मेवारी का एहसास कराते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से भाजपा वालों का कोई पता नहीं है। सरकार में हमारी भूमिका जितनी है उतनी भूमिका कार्यकर्ताओं की है। राजद ने लड़ाई लड़ी और हम जीते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले से बाहर बताया है। उन्होंने इलेक्टेड पोस्ट के होने के आधार पर इसे एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले से अलग रखने का तर्क दिया है। ये चुनाव तो सबके लिए ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। 9000 में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, वो चाहे MP, MLA, मंत्री या मुख्यमंत्री हो। गहलोत ने कहा, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है, जहाँ मेरा उद्योग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये हमें मानना चाहिए। ये लोग पूरे देश को बर्बाद कर रखे हैं। अब हमारे लिए पद क्या बात है, बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसलिए आज अगर मान लो कि पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। ये मेरी धारणा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंचालक मनमोहन भागवत ने कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली मस्जिद पहुंचकर डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी सहित कई मुस्लिम धर्मगुरु और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। मोहन भागवत के साथ संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरु और बुद्धिजीवियों से मुलाकातें और संवाद अनायास नहीं है। यह संघ की उस अहम रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह मुस्लिम और ईसाइयों से संवाद बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं ताकि धर्म आधारित गलतफहमियों, दूरियों और संवादहीनता को दूर कर राष्ट्र निर्माण में उनकी व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही संगठन की पहचान हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जा सके। संघ का यह प्रयास खुद के उस सोच के दायरे में है जिसमें वह हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू मानते हैं। इस नीति को मूर्त रूप देने के लिए संगठन के भीतर 4 सदस्यीय समिति बनाई गई और इसका दायित्व सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल व डॉक्टर मनमोहन वैद्य के साथ ही अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल व वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार को दिया गया है। संघ की ओर से यह कोशिश ऐसे वक्त में हो रही है जब विपक्षी दलों के राष्ट्रीय नेता उस पर सर्वाधिक आक्रामक है और आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इससे बेफिक्र वह अपने प्रयासों में जुटा हुआ है। विशेष बात यह है कि संघ का यह अभिनव प्रयास उनके शताब्दी वर्ष 2024 तक संघ कार्य को देश के लिए 1 लाख स्थानों तक पहुंचने के लक्ष्य के लिए है। याद हो कि संघ कार्य अभी देश के 60,000 के करीब स्थानों पर ही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने 21 सितंबर को एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड फाउंडर चेयरमैन ऋषि कमलेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने इंडियन पिनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए कंपनी के पूर्व चेयरमैन अग्रवाल और अन्य पर मामला दर्ज किया था। सीबीआई ऑफिसर्स ने कहा कि पैसों का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य चीजों के लिए भी किया गया था। जुलाई 2016 में नॉन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए और 2019 में फ्रॉड डिक्लेयर किया गया था। त्योहारों के सीजन यानी कि 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच परिवारों ने बड़ी तादाद में देश विदेश घूमने की योजना बनाई। कोविड के पूर्व मुकाबले घरेलू फ्लाइट के किराए में 39% और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए में 38% बढ़ोतरी आई है। इंटरनेशनल फ्लाइट का सर्च 143%, घरेलू के लिए सर्च 91% बढ़ी है। वही होटलों के सर्च में ओवरऑल 34% इजाफा हुआ है। यही नहीं, देश के भीतर भी होटलों की खोज 98% बढ़ी है। इंटरनेशनल ट्रैवल सर्च इंजन कायक की रिपोर्ट के मुताबिक त्योहारों के सीजन में विमानों के किराए 62% तक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बढ़ा हुआ किराया भी भारतीय पर्यटकों का उत्साह कम नहीं कर पाया। कायक के मुताबिक त्योहारों के दौरान घरेलू इकोनॉमी क्लास का औसत रिटर्न किराया 8,550 रुपए, जबकि इंटरनेशनल इकोनॉमी फ्लाइट का रिटर्न किराया 56,332 रुपए तक हो गया। 2019 की तुलना में इस फेस्टिवल सीजन में विदेश में 3 या 4 सितारा होटलों में डबल रूम में एक रात ठहरने का किराया करीब 22% बढ़ गया, जबकि देश के भीतर होटलों के कमरों का किराया औसतन 25% बढ़ा। आईटी कंपनी विप्रो ने अपने 300 वर्कर्स को बगैर नोटिस दिए ही नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी ने कहा कि ये वर्कर्स विप्रो के साथ विरोधी कंपनी में भी काम कर रहे थे। मुलाटिंग यानी कि सिक्रेटली एक साथ 2 जगह पर जॉब करना, इसे साइड जॉब भी कहते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज से राज रखते हैं। स्विगी ने कुछ समय पहले खुद को इंडस्ट्री के ऐसे ही पहली कंपनी के रूप में बताया था जो अपने वर्कर्स को एक साथ 2 या उससे ज्यादा जगहों पर काम करने की परमिशन देती है। मजे ने कहा कि अगर आप मूनलाइट को डिजाइन करें तो ये पाएंगे कि कर्मचारी का खुफिया तरीके से दूसरी जॉब करना, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए एम्प्लॉयज इसके बारे में ऑफिस या दोस्तों से बात भी नहीं करते। विरोधी कंपनी में काम करने की आप बात किसी को नहीं बताते, लेकिन किसी बैंक में काम करना या फिर वीकेंड पर किसी प्रोजेक्ट के काम बारे में आप बात कर सकते हैं। जाहिर है कि उल्लंघन के डर से वर्कर्स नहीं बताते हैं। प्रेमजी ने कहा कि जिन वर्कर्स को हमने निकाला उन्होंने कंपनी को इस बारे में नहीं बताया था। हमने यहाँ वर्क करते हुए किसी भी विरोधी कंपनी में काम करने वालों के लिए विप्रो में कोई जगह नहीं है।
उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे से एक कार्यक्रम में पूछा। सीएम एकनाथ शिंदे आज फिर दिल्ली में मुजरा करने गए हैं। महाराष्ट्र की परियोजनाएं दूसरे राज्य में क्यों जाती है, इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी से बात क्यों नहीं करते? क्या उनमें इस बोलने की हिम्मत नहीं है? उद्धव गुट का मानना है कि परियोजना को महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट करने का कदम मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के लिए है। ठाकरे ने भाजपा और सिंधे गुट से विधायकों पर मुंबई को एक आकर्षक अचल संपत्ति के टुकड़े की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के गत प्रमुखों शिवसेना के प्राथमिक संगठनात्मक कैडर की बैठक में कहा, गीत मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वे मुंबई पर कब्जा करना चाहते हैं, वे लूट को हथियारने के लिए मुंबई पर मंडरा रहे हैं। ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी, जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीएमसी चुनाव में शिवसेना को हराने का आह्वान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के बीच उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं को बड़ी सलाह दी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एर्नाकुलम में प्रेस वार्ता की। राहुल ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पद है, आप एक ऐतिहासिक स्थान ले रहे हैं, एक ऐसा स्थान जो भारत के विशेष दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ एक संगठनात्मक पद नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक पद है। इसलिए मेरी सलाह है कि जो कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, उसे यह याद रखना चाहिए कि वह एक विचारधारा, एक विश्वास प्रणाली और भारत की दृष्टि का प्रतिनिधित्व करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा की सफलता कुछ विचारों पर आधारित है। पहला विचार यह है कि भारत अखंड रहा, अपने आप से युद्ध में नहीं, अपने नाराज नहीं है, नफरत से भरा नहीं है। राहुल ने कहा कि दो अन्य विचारों भी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक है बेरोजगारी का स्तर, जिसका सामना आज तक भारत कर रहा है। तीसरा मुद्दा कीमत का है। हैदराबाद में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने वाले मुस्लिम नेताओं पर टिप्पणी की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम ने एक के प्रमुख ओवैसी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी का वैचारिक गुरु है। ओवैसी ने कहा कि यह अभिजात वर्ग जो सोचता है कि वह बहुत जानता है, लेकिन उसका जमीनी वास्तविकता से कोई संपर्क नहीं है, वे आराम से रह रहे और वे आरएसएस प्रमुख से मिलते हैं। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अभूतपूर्व रूप से मुस्लिम नेताओं से मिलते रहते हैं। उन्होंने अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य मौलवी उमर अहमद इलियासी से दिल्ली के मध्य में एक मस्जिद में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भागवत ने कुछ ऐसे बिंदु साझा किए जो उनके लिए विशेष रूप से चिंतित करने वाले थे। उन्होंने कहा कि गौ हत्या थी जो हिंदुओं को परेशान करती है। कुरैशी ने कहा, इसलिए हमने कहा कि यह देश भर में व्यवहारिक रूप से प्रतिबंधित है। मुसलमान कानून का पालन करने वाले हैं और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो यह बहुत बड़ी गलती है और इसके लिए सजा होनी चाहिए। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौर स्पीति, किन्नौर और चंबा के घाटी की ऊंची चोटी पर ताजा बर्फबारी है। अटल टनल के नॉर्थ पोल की चोटी पर भी हल्की बर्फ गिरी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। केलोंग का न्यूनतम तापमान गिरकर 5.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है। कुकुमसेरी से तापमान 4 डिग्री से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। बात करें बीते 24 घंटों के दौरान सोलार में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड गए है रेणुकाजी में 43 मिलीमीटर, नाहर में 37 मिलीमीटर, घंटा में 27 मिलीमीटर, शिमला में 31, चंबा में 23 मिलीमीटर और मनाली में 28 मिलीमीटर बारिश हो गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में अगले 28 सितंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। इसके दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश भी हो सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में की सुनवाई खत्म हो गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार किसी भी विवाद में मामले में जिला जज वाराणसी एक विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई से पहले ज्ञानवापी मामले में वादी महिलाएं अपनी अधिवक्ताओं के साथ जिला जज कोर्ट पहुंची। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग को खारिज होने के बाद पहली बार सुनवाई हुई। बता दें कि जिला जज ने इस मुकदमे को सुनवाई योग्य करार दिया था, जिसके बाद
अंजुमन की ओर से आवेदन भी दिया गया है। ऐसे में इन आवेदनों पर सुनवाई के बाद अदालत की ओर से आदेश दिया जा सकता है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने 12 सितंबर 2022 अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि शृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है। आदेश में उन्होंने कहा था कि उस दिन जितने लोगों ने पक्षकार बनाते हुए आर्डर 1/10 के तहत आवेदन दिया था, उस पर सुनवाई होने के साथ शृंगार गौरी मामले में वाद दिन को तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन को गुरुवार को महिला सदस्यों को समर्पित किया गया। मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें बेहद प्रसन्नता है कि सदन में आज सभी को लोग नारी शक्ति को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां के समान किसी के पास भी कोई छाया सहारा नहीं है। मां के प्रति यह भाव हर नागरिक में होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में महिला पुरुष दोनों को समान अधिकार है। हम सभी को पता है कि मातृशक्ति से सब कुछ संभव है। देश की आजादी के बाद महिलाओं के हक में काम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब आभारी है कि देश का सबसे बड़ा विधानमंडल एक नए इतिहास को बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें बुधवार को अप्रैल 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसका भाव 1663.68 औसत प्रति डॉलर रहा, जो 2.5 साल पहले इस स्तर पर था। कॉर्पोरेट एडवाइजरी फर्म एयर गाइड के निदेशक माइकल लैंडफोर्ड ने कहा कि सोने के लिए वर्तमान में बाजार फेडरल नीति के फैसले पर कारोबार कर रहा है। संभावित रूप से इसके आगे और अस्थिरता रह सकती है। HDFC सिक्योरिटीज के विश्लेषक तपन पटेल कहता है कि हमारा अनुमान है कि सोने का भाव आगे चलकर नीचे जा सकता है और इसे $1640 औसत पर सपोर्ट मिल सकता है। घरेलू बाजार में गिरावट व विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने से डॉलर के मुकाबले रुपये बुधवार को 22 पैसे छूटकर 80 के करीब 79 पर बंद हुए। सूत्र ने कहा कि निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले के इंतजाम में है। इसके अलावा जोखिम उठाने से बचने के लिए रवैये और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण भी रुपया प्रभावित हुआ। कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रखा लिया है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान 8 फरवरी को मांड्या में PSS कॉलेज के अंदर भगवा शॉल पहने लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद और विवाद बढ़ चुका है। इसके बाद मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने फैसला किया था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को इसे स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिकाओं पर खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी नब्बे वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। राज्य में करीब आधे जिले में इस बीमारी के चपेट में भी आ चुके हैं। शिवराज ने कहा था कि विश्व के कल्याण में चाहे गौवंश हो या भैंसवंश हो, हमारे इन पशुओं का कल्याण भी शामिल है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम तत्काल रोग के लक्षण को पहचानें। शिवराज ने पशुपालकों को आश्वस्त करने के साथ साथ सजग किया और कहा कि इस बीमारी से निकलने के लिए सरकार भी कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको ही रखनी पड़ेगी। उसने कहा कि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं। हम अपने पशुओं को विशेषकर गौ माता को मां मानकर पूजा करते हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। जब पशु संकट में है तो हमारा कर्तव्य है कि उन्हें हम इस संकट से निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी कि आप सरकार और गवर्नर BL पुरोहित के बीच जंग शुरू हो गई है। गवर्नर ने अचानक पंजाब विधानसभा सेशन रद्द कर दिया। पहले आपके विधायकों की CM भगवंत मान की अगुवाई में मीटिंग हुई, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा से गवर्नर हाउस तक रोष मार्च निकाला।
सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस सेशन में बिजली प्रणाली जैसे मुद्दों पर चर्चा की। मान ने विधानसभा के स्पेशल सेशन को मंजूरी देकर फिर रद्द करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मान ने कहा कि गवर्नर के फैसले के बाद पंजाब में कांग्रेस पार्टी भाजपा के ऑपरेशन लोटस के हक में खड़ी नजर आई। कांग्रेस के साथ अकाली दल और भाजपा भी सेशन रद्द होने का स्वागत कर रही है। कांग्रेस इस ऑपरेशन में सबसे पीड़ित है, लेकिन फिर भी इस तरह का स्वागत करना साबित करता है कि यह दोनों आपस में मिली हुई है। इनकी कोशिश है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना। आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और प्रवर्तमान निदेशालय यानी कि ईडी ने तमिलनाडु, केरल समेत 3 राज्यों में एफबीआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। जिन राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है उनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी शामिल है। एनआईए और ईडी ने मलप्पुरम जिले के मंजेरी में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएस सलाम के अलावा पीएफआई के दिल्ली हेड परवेज अहमद के घर पर छापेमारी की और गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एफबीआई पर एनआईए के छापे को लेकर एनएसए, गृह सचिव, डीजी एनआईए सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त टीमों ने 11 राज्यों में अब तक कुल 106 एफबीआई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एफबीआई के राष्ट्रीय, राज्य और स्थानिक स्तर के नेताओं के घरों पर छापेमारी हो रही है। राज्य समिति कार्यालय पर छापेमारी की जा रही है। रूस यूक्रेन जंग पिछले 7 महीने से जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 सितंबर को यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक को तैनात करने की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कातेरिनबर्ग समेत कुछ शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और घर लौटने की अपील की थी। प्रदर्शन तेज होने के बाद पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसा दी। विरोध प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई झड़पों के बीच कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें पुलिस को लोगों के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, नो टू वॉर के नारे लगा रहे हैं। स्काई एक न्यूज के मुताबिक मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत 38 शहरों में प्रदर्शन कर रहे करीब 1371 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की तैनाती को ऐलान से पहले पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नाटो के कुछ बड़े नेता रूस के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। आज के स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। बोल धरती जयकारा गगन